हेलो गाइस, मैं पंकज जोशी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो आज जो डिस्कस करेंगे अपन उस टॉपिक का नाम है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ। टॉपिक अपना जो है वो क्या है? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। कैपिटल गेन यानी पूंजी लाभ। कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। कैपिटल गेन जो टॉपिक है वो बहुत ही इजी है, बहुत ही यूजफुल है। यदि बीकॉम सेकेंड ईयर की दृष्टि से वैल्यू करें, अपन इसकी वैल्यूएशन करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के अकॉर्डिंग, तो ये जो लेसन है अपना वो 20 मार्क्स डिफाइन करता है। 20 मार्क्स इसको सीखने से 20 नंबर जो है आपके बहुत ही इजीली आ जाते हैं। इसके बाद यदि अपन चर्चा करें कंपटीशन एग्जाम की, तो कंपटीशन एग्जाम में जैसे संगणक है, संगणक की तैयारी कर रहे हैं, कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं, या अपन कहें जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, टीआरए जूनियर अकाउंटेंट की चर्चा यदि अपन करें, तो उन सब लेसन में अपना जो कैपिटल गेन है उसका मेन रोल होने वाला है। तो प्यारे साथियों, आज अपन कैपिटल गेन की चर्चा करेंगे। कैपिटल गेन क्या है, कैपिटल गेन कैसे निकाला जाता है, पूंजी लाभ की वैल्यूएशन क्या होती है, पूंजी लाभ का फॉर्मेट क्या है, और पूंजी लाभ में विभिन्न प्रकार की डिडक्शन जो है वो किस प्रकार से डिफाइन की जाती हैं, उनके बारे में चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल यू अबाउट द कैपिटल गेन डेफिनेशन। Capital gain, the difference between buying and selling price. The difference between a buying and selling price of the share called is capital gain. Called is profit. And this same profit is a high level terminology. Then we call is capital gain. Okay. For example is if you buying share rupees 100, a selling price is 120. 20 at 120. 20 is capital gain. After that we will calculate there will be two type of the capital gain. यहाँ पे कैपिटल गेन कितने प्रकार का होता है? कैपिटल गेन जो है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिखते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या लिखते हैं? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। दीर्घकालीन पूंजी लाभ। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम 36 महीने से ज्यादा अपने पास रहता है, तो वो किसकी कैटेगरी में आता है? 36 मंथ की कैटेगरी में आता है। और जो 36 मंथ से अपने पास कम रहता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं? STCG बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल सकते हैं। इसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में डिफरेंस क्या है उसकी चर्चा सबसे पहले अपन यहाँ पे करने वाले। जैसे मैंने कहा 36 मंथ, यदि 36 मंथ के बाद अपन किसी असेट्स या अपनी किसी प्रॉपर्टी को सेल करेंगे तो वो किस में आएगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएगा। बट कुछ असेट्स और लायबिलिटी ऐसे भी हैं, कुछ असेट्स या मैं कहूं शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड ऐसे भी हैं जिनको अपन 12 मंथ के अंदर सेल कर देते हैं तो भी वो किस में आ जाते हैं? किस कैटेगरी में आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ऐसी कौन कौन सी असेट्स है, ऐसे कौन कौन से शेयर हैं जो 12 मंथ के अंदर सेल करते हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे? वो है लिस्टेड। क्या है वो? लिस्टेड। यदि लिस्टेड शेयर है, लिस्टेड क्या है? शेयर है। लिस्टेड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी है। लिस्टेड डिवेंचर है। लिस्टेड बॉन्ड है। लिस्टेड सिक्योरिटी, शेयर, बॉन्ड वगैरह जो भी है वो यदि अपन 12 मंथ तक सेल करते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आएंगे। अदरवाइज वो किस में आ जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? यदि सेल और परचेज अपन 12 मंथ में कर देंगे, विद इन 12 मंथ कर देंगे, 12 मंथ के अंदर अंदर कर देंगे तो वो क्या कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यदि 12 महीने तक नहीं बेच पाए तो वो किस में आ जाएंगे? 12 महीने के बाद सेल करते हैं तो वो किस में आ जाएंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। आफ्टर दैट लिस्टेड, आफ्टर दैट अनलिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी। अनलिस्टेड शेयर एंड सिक्योरिटी। अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी होते हैं, डिवेंचर होते हैं, ये सब अपने पास 12-24 मंथ तक रहते हैं।
कहने का मतलब क्या है, यदि इनको अपन 24 महीने के अंदर अंदर सेल कर देते हैं, बेच देते हैं, तो किस में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। अदरवाइज किस में आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। यदि लिस्टेड शेयर और सिक्योरिटी अपने पास 12 महीने रह सकते हैं, तो ये अनलिस्टेड कितने महीने रह सकते हैं, 24 मंथ रह सकते हैं। इनके अलावा जितने भी प्रकार के अपने पास असेट्स हैं, शेयर हैं, सिक्योरिटी हैं, वो अपन 36 महीने तक अपने पास रखते हैं। 36 महीने के अंदर उनका ट्रांजैक्शन होता है, 36 महीने के अंदर उसको बेच देते हैं, तो सब किस में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाएंगे। अदरवाइज किस में चले जाएंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में चले जाएंगे। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इसकी जो डिडक्शन लगती है वो लगती है अंडर सेक्शन 111 ए। इधर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और 112 ए। ये दोनों प्रकार की जो डिडक्शन है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगती हैं। प्यारे साथियों, इतना अपन को मालूम पड़ गया कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। यदि ये चीजें आप लोगों को पूर्णतः समझ आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नए नए अपडेट आपको रोजाना मिलते रहें। प्यारे साथियों, आज अपन इसके बाद अपन चर्चा करने वाले हैं एक फॉर्मेट की। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट किस प्रकार से तैयार किया जाता है उसकी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अपना ये जो लेसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कहूँ बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, मैं कहूँ बीकॉम एमकॉम फाइनल के लिए, मैं कहूँ बीकॉम थर्ड ईयर के बाद आप डायरेक्ट टैक्स पढ़ोगे, उसमें भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल कंपनी में, कंपनी वाले हेड में जो फर्क यूनिट है उसके अंदर आने वाली है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की, दीर्घकालीन पूंजी लाभ की फॉर्मेट की। किस प्रकार से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का फॉर्मेट बनाया जाता है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की कैलकुलेशन करने के लिए अपन को चाहिए नेट सेल्स कंसिडरेशन। क्या चाहिए, नेट सेल्स कंसिडरेशन चाहिए, शुद्ध विक्रय मूल्य चाहिए। और वो शुद्ध विक्रय मूल्य कैसे मिलेगा अपन को, वो शुद्ध विक्रय मूल्य लाने के लिए सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, सेल्स चाहिए। क्या चाहिए, सेल्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेल्स। आप इसको सेल्स कंसिडरेशन लिख सकते हैं, आप इसको सेल्स कंसिडरेशन लिख सकते हैं, आप इसको सेल्स वैल्यू लिख सकते हैं, जो आपका मन करे वो आप लिखे। सेल्स कंसिडरेशन लिख दो, सेल्स वैल्यू लिख दो, सेल्स अमाउंट लिख दो, और इस अमाउंट में से अपन घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। क्या घटाएंगे, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस, ट्रांसफर एक्सपेंसेस। अब ये ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या होते हैं, सेल्स वैल्यू क्या होती है, सेल्स वैल्यू का मतलब होता है आपने अपनी प्रॉपर्टी को कितने रुपए में बेचा, आपने अपनी प्रॉपर्टी कितने रुपए में सेल की करंट असेसमेंट ईयर में, वो होते हैं सेल्स वैल्यू या सेल्स कंसिडरेशन। इस असेट्स को बेचने के लिए आपने उस पर कितने रुपए खर्च कर दिए, कब, वर्तमान करंट ईयर में, तो वो क्या होते हैं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस होते हैं। यदि सेल्स वैल्यू में से, सेल्स कंसिडरेशन में से अपन माइनस कर देंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस, तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो होगी नेट सेल्स कंसिडरेशन। क्या होगी, नेट सेल्स कंसिडरेशन। ये अपने पास आ जाएगा, शुद्ध विक्रय मूल्य अपने पास आ जाएगा। अब इस शुद्ध विक्रय मूल्य में से अपन दो चीजें यहाँ पे माइनस करते हैं। दो चीजें कौन कौन सी, पहली करेंगे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सबसे पहले अपन यहाँ पे माइनस करेंगे। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, तो मैं सीधी सी भाषा में आपको कहूं कि जिस दिन आपने मशीन को खरीदा था उस दिन से लेके उसको वर्तमान मूल्य कितना है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए नियमों से उसका मूल्य वर्तमान में कितना है, आज के दिन जिस दिन आपने मशीन को सोल्ड किया, जिस दिन आपने असेट्स को सेल किया, उस सेल किया उस दिन तक उसका मूल्य क्या बन गया। जैसे आपने 2001 में किसी प्रॉपर्टी को 20,000 रुपये में खरीदा था, वर्तमान में उसका मूल्य 5 लाख बन गया, तो वो क्या होता है, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है। यहाँ पे अपन अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके साथ साथ अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ, आपने
इस जिस भवन को 2001 में खरीदा था उसको उसके ऊपर आपने कितने रुपए और खर्च कर दिए कब खर्च किए वो चीज इंप्रूवमेंट में आती है कहने का मतलब उस भवन को सुधारने में आपने कितने रुपए खर्च किए वो किस में आता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में आता है। इसलिए नेट सेल्स कंसिडरेशन में से ये दो चीजें माइनस कर देंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो अपने पास बच के यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको अपन बोलेंगे ग्रॉस, क्या बोलेंगे, ग्रॉस LTCG, यानी ग्रॉस सकल दीर्घकालीन पूंजी लाभ उसको बोला जाएगा। और इस दीर्घकालीन पूंजी लाभ में से, इस सकल दीर्घकालीन पूंजी लाभ में से ग्रॉस कैपिटल गेन, ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कुछ धाराएं, प्यारी प्यारी धाराएं अपन माइनस करेंगे। वो धाराएं कौन सी हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, लेस डिडक्शन, लेस डिडक्शन, ये कुछ धाराएं यहाँ पे माइनस करेंगे। उन धाराओं की चर्चा अपन बाद में विस्तार से करेंगे, एक बार मैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा। सबसे पहली सबसे प्यारी जो धारा है उसका नाम है अंडर सेक्शन 54। अंडर सेक्शन 54 का रिलेशन किससे है, अंडर सेक्शन 54 का मतलब है आपने नया घर खरीदा, कोई रेजिडेंशियल हाउस खरीदा, किसी प्रकार का आवासीय मकान खरीदा और पहले से भी आप आवासीय मकान का बिजनेस कर रहे हो, आवासीय मकान को बेच रहे हो। कहने का मतलब क्या है, जिस असेट्स को आपने बेचा है वो भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। और जो नया पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए। यदि आप रेजिडेंशियल हाउस की पैसे से, इन्वेस्टेड वैल्यू से दोबारा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो, रेजिडेंशियल हाउस पे कर रहे हो, तो आपको डिडक्शन कौन सी मिल जाएगी, अंडर सेक्शन 54 मिल जाएगी। इसके बाद मैं कहूँ अंडर सेक्शन 54B, अंडर सेक्शन 54B का संबंध है भूमि से, ग्रामीण भूमि से। ग्रामीण भूमि में यदि आप पैसा लगाते हो तो उस पर धारा कौन सी है, अंडर सेक्शन 54B है। इसी प्रकार से अंडर सेक्शन 54EE या मैं कहूँ 54EC, इसका इन दोनों का संबंध किससे है, यदि आपने किसी असेट्स को इन्वेस्ट किया है, उसको बेच दिया, बेचने से उस पैसे से आपने किसी बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, या मैं कहूँ स्वर्ण बॉन्ड में, राजस्थान सरकार के या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्वर्ण बॉन्ड उससे खरीद लिए, तो उस पे धारा कौन सी लगती है, 54EC या 54EE लगती है। और एक सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट धारा है, वो धारा कौन सी है, उस धारा का नाम है 54F। 54F जो अमूमन अक्षर परीक्षा में पूछी जाती है। इन धाराओं में सबसे इंपॉर्टेंट धारा कौन सी है, अंडर सेक्शन 54F है। इसका संबंध किससे है, इसका संबंध है आप किसी रेजिडेंशियल हाउस को खरीद रहे हो और इससे पहले आपका जो बिजनेस है, आपने जो असेट्स सेल और परचेज की है वो रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कोई भी असेट्स आप सेल करते हो, परचेज करते हो, तो वहां पे कौन सी धारा लग जाएगी, अंडर सेक्शन 54F लग जाएगी। और इसी के साथ साथ एक धारा और है जिसका नाम है अंडर सेक्शन 54D, जिसका संबंध भी किससे है, भूमि से है, लैंड से है। आप भूमि पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, शहरी भूमि पे पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो अंडर सेक्शन कौन सी लगेगी, 54D लगेगी। और यदि ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ये डिडक्शन घटा दी जाए तो अपने पास जो वैल्यू आएगी उसको अपन बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आप इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पहले नेट भी लगा सकते हो और नेट ना भी लगाते हो तो भी अपना ये पॉइंट सही है। तो प्यारे साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे नए नए नोटिफिकेशन और अपडेट आपको रोजाना मिलते रहें। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को इसी प्रकार से प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को आप जरूर दबाइए। प्यारे साथियों, आज अपन ने चर्चा की, आज अपन ने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में, जो मैं उम्मीद करता हूं फॉर्मेट के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के फॉर्मेट के बारे में जो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।